we are going to start civics chapter 1, that is democracy. What we are going to study in this chapter? In this chapter we will study about the democracy, what is democracy, and the types of the government, emergence of the democracy, types of democracy, कितने तरह की डेमोक्रेसी होती है, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी क्या है, एंड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में किस तरह से डिसीजन लिया जाता है. लेट अस स्टार्ट आवर डेमोक्रेसी. क्या होती है डेमोक्रेसी? अगर हम देखें तो फ्रॉम द लास्ट 100 years डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट डेमोक्रेसी, और इसके लिए बहुत से स्ट्रगल भी हुए हैं. तो डेमोक्रेसी है क्या? इन डेमोक्रेसी द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू देम. डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर जो है लोगों के हाथ में होती है. तो रूल कौन करता है? लोग करते हैं. द इलेक्टोरेट्स कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस. इलेक्टोरेट्स मीन्स जो इलेक्शंस में वोट डालते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्टोरेट्स. तो इसमें क्या मीनिंग है इसका, कि जो डेमोक्रेसी होती है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो गवर्नमेंट चूज की जाती है उसे वहां के जो लोग होते हैं वो चूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. वो इलेक्शंस में वोट डालते हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसको वो अपना लीडर सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो लीडर्स उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट मीन्स वहां का काम करता है. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the different types of government, कि different types of government किस तरह की governments होती है. तो first is democratic government. Democratic government is one of the best and most popular form of government in the world. In a democracy, the government is elected by the people by exercising universal adult franchise. It means एक डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको वहां के लोग इलेक्ट करते हैं by universal adult franchise. What is the meaning of this? Universal adult franchise means सभी लोग जो एक निश्चित एज के हो जाते हैं, जैसे इंडिया में 18 years है, 18 years और अबव, उन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी रीजन का हो, कलर, रिच और पुअर, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, कोई भी काम करता हो, सभी लोगों को वोट डालने का राइट मिलता है. तो वो लोग इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वोट डालते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको अपना लीडर सिलेक्ट कर लेते हैं. टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो तरह की होती है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, in this type of government two organs of the government, legislature and executive, are closely related to each other. अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके टू ऑर्गन्स होते हैं. मेनली अगर देखा जाए तो 3 होते हैं, बट इन योर बुक 2, दैट इज लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेचर मीन्स हु मेक्स द लॉ, लॉ कौन बनाता है. एक्सिक्यूटिव मीन्स हु इम्प्लीमेंटेड द लॉ. तो ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं. और पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक पार्लियामेंट होती है जिसमें सारे जो मेंबर सिलेक्ट करते हैं उसके मेंबर बनते हैं, और वो क्या करते हैं, रूल्स बनाएंगे और उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, दे एक्सिक्यूट, वो उनको एक्सिक्यूट करते हैं. सेकेंड इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस टाइप गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वही स्टेट का यानी कंट्री का हेड होता है, और वही उसी के पास ही सारी पावर होती है गवर्नमेंट की. मींस लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव पावर ऑल इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड इज द यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट, तो जहां पर एक बात देखें कि अगर कोई भी कंट्री होती है तो वहां पर हम पावर को अलग अलग लेवल पर डिवाइड करते हैं, सेंटर एंड द स्टेट. जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होगी और एक सेंटर की जो पूरी कंट्री के लिए काम करेगी वो गवर्नमेंट होगी. तो इन ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर. तो इसमें किसी भी लेवल पर पावर में कोई डिवीजन नहीं होता.
सारी पावर सेंटर के हाथ में होती है, वो ही पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड इन वन कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। तो एक ही अथॉरिटी के हाथ में पावर है, मीन सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी उसी के हाथ में सारी पावर होगी, वो ही कंट्रोल करेगी, सारी लॉ बनाएगी और उसको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फॉलो करेगी। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन श्रीलंका एंड चाइना। क्लियर? गवर्नमेंट federal government in a federal form of government power are divided between the state and the center। तो जहाँ पर जो पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन पावर, वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर सेंटर लॉ बनाता है और कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टेट के पास दिए जाते हैं और उन पर लॉ बनाती है। जैसे इंडिया में जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन सिस्टम है और डिफेंस, रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। तो जहाँ पर कौन लॉ बनाएगा? सेंटर। इनको कौन, इन इश्यूज को कौन हैंडल करेगा? सेंटर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर कौन बनाएगा? स्टेट्स। इसके बारे में सारे इश्यूज को क्या लॉ बनेगा, कैसे होगा, से सारे काम कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डिक्टोरियल गवर्नमेंट। डिक्टोरियल गवर्नमेंट क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज टोटली ऑपोजिट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है? द पावर इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें जो सारी पावर होती है किसी एक आदमी के हाथ में या ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों के हाथ में होती है। वो सारे लॉ और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर का जो रूल था दैट इज डिक्टोरियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। Socialist government, in a socialist government, means of production are controlled by central government। means जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जो भी हमने उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है, उसके जो रिसोर्सेज हैं उन पर सारा कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब फैसले कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन एंड डेनमार्क had known communist socialist system in 20th century at present, पर अब उनके पास कौन सा है? communist socialist type of government exist in China। Clear? These are different types of government, and India we have the democratic government। Now, introduction to democracy। The word democracy is derived from two Greek terms, demos and kratia। Democracy two words से बनी है, demos and kratia। Demos means the people and kratia means the power। तो it means these two words together means the people's power or the authority of the people। it means डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर लोगों के हाथों में होती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। सारी पावर किनके हाथ में है? लोगों के हाथों में है। दे कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। द गवर्नमेंट सेटअप and is answerable to the people who can rightfully change it through constitutional means। it means ये लोग गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, मीन्स इलेक्शंस होते हैं, वोट डाले जाते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है। और ये गवर्नमेंट अगर वह लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज आंसरेबल टू पीपल एज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दोबारा फिर से इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में वो उसको वोट नहीं डाल देंगे, तो दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम करती है तो दोबारा उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो 2019 में अगेन दोबारा फिर बीजेपी आई है। इसका मीन उन्होंने अच्छा काम किया हुआ, लोगों को उनका काम पसंद आया, दैट्स व्हाई दे अगेन इलेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट एज देयर लीडर। उनको फिर से इलेक्ट कर लिया। क्लियर? ऐसे वो कर सकते हैं। अगर उनको काम नहीं पसंद आता तो उस गवर्नमेंट को वोट नहीं डालेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी लोगों का शेयर है, यानी पावर सभी के पास है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। Second definition is, according to J.S. Mill, democracy is a form of government in which the whole people or some numerous portion of them exercise the governmental power through deputies periodically elected by them। It means democracy ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है, जिनको कुछ पावर दे दी जाती है। कैसे दी जाती है? पीरियोडिकली मीन्स इलेक्शंस रेगुलर टाइम पीरियड पे होते हैं, एवरी 5 ईयर और एवरी 6 ईयर्स,
वो इलेक्ट करते हैं, उनको पावर देते हैं और वो कंट्री पर रूल करते हैं. And according to the Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की होती है, ऑफ द पीपल लोग बनाते हैं, लोगों की होती है, बाय द पीपल लोगों द्वारा बनाई जाती है, फॉर द पीपल और लोगों के लिए ही काम करती है. आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट द government, different types of government and the definition of democracy. Now we will study about the emergence and that is evolution of the democracy. And we will study the emergence of democracy with the help of three phases. First phase, the classical era. In the classical era, we will study the first time when the democracy started. The democracy first flourished in the Greek city-states, reaching the fullest expression in the ancient Athens. सबसे पहले कहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई? ग्रीक city that names Athens. And that time, the citizens who were the members of the assembly participated directly in making the laws. A democracy of this sort was possible only in the small states where the people were politically educated, which was limited since the majority of the inhabitants were slaves or non-citizens. और इस तरह की उस टाइम जो डेमोक्रेसी थी, उस टाइम कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे? जो असेंबली के मेंबर्स थे और पार्टिसिपेट डायरेक्टली मेकिंग द लॉज और लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे और जिन्हें पॉलिटिकली नॉलेज थी, पॉलिटिकली एजुकेटेड भी थे. दे पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड दैट टाइम पॉपुलेशन वाज लेस and it is possible for all the people who directly participate in the decision making process. And most of the citizens at that time were slaves and non-citizen. Non-citizen means जो उस state के या उस city के नहीं थे, and most of them were slaves. Slaves means गुलाम थे. जो गुलाम थे और जो non-citizen थे उनके पास तो right नहीं था law making decision में participate करने का. That's why the population was less, members were less, and they can directly participate in the decision making process. And this type of democracy was known as direct democracy. In this period and in the Middle Ages, ideal crucial to modern democracy such as representation was 12. But जैसे जैसे population थोड़ी सी increase हुई तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी आने लगी कि how the all the peoples participate in that process and they started a representative type of democracy that today now in the present days that was famous and that was popular. Next phase is second phase of the democracy, that is emergence of democratic idea and beginning of the democracy. And we start with the England. England में उस टाइम किस प्रकार की डेमोक्रेसी शुरू हुई? In England, the story of emergence of democracy, however, began towards the end of the 18th century. 18th century के end में शुरू हुई. 18th century का end means 1789 या उसके बाद आइडल कह सकते हैं. That is, in England, a popular revolt broke out in 1688, which put an end to the autocratic rule of James II. वहाँ पर पहले एक राजा था, that is James II, उसका रूल था. वो अपनी autocratic means अपनी मनमर्जी से सारे काम करता था. उस रूल के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया in 1688 में. After the revolt, which was popularly known as Glorious Revolution, constitutional monarchy was established. तो एक नई रूल्स एस्टेब्लिश हुआ, that is constitutional monarchy. है तो राजा का रूल था, but that rule was done with the help of constitution, means एक संविधान, एक constitution बनाया गया, उसमें laws, rules and regulations थे, उसके अकॉर्डिंग स्टेट में इंग्लैंड में रूल किया जाता. राजा को उसके अकॉर्डिंग रूल करना था. दैट टाइप ऑफ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. द पावर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट
which laid down the foundation stone for the democracy or the democratic culture. Means अब सारी पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट. एंड दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती थी एंड जिससे एक नई तरह की डेमोक्रेसी का नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई. उससे पहले क्या होता था? सारी पावर किसके पास थी? मोनार्क मीन्स राजा के पास पावर थी. क्लियर? वो सारे फैसले खुद ही करता. In America, 1776, 13 colonies of America revolted against the British rule. 1776 में अमेरिका की 13 colonies जो कि ब्रिटिश के अंडर थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया. colonies मीन्स क्या होता है? जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना कंट्रोल करती है, अपने अकॉर्डिंग रूल करती है, उसे उस कंट्री की कॉलोनी बोला जाता है. जैसे 1947 से पहले जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी तो ब्रिटिश लोगों का इंडिया पर रूल था, तो इंडिया उस टाइम ब्रिटिश लोग की कॉलोनी थी. दिस रिवोल्ट लेड टू एन एंड ऑफ द फॉरेन रूल इन अमेरिका. इस रिवोल्ट के बाद अमेरिका में ब्रिटिश लोगों का रूल फिनिश हो गया, खत्म हो गया. आफ्टर दिस रिवोल्ट विच इज पॉपुलरली नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका. और इस वार को हम क्या किसका नाम देते हैं? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इस वॉर के बाद अमेरिका में भी कौन सी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई. यानी वहां पर भी अब काम किसके हाथ में था? किसी एक के हाथ पे पावर नहीं थी. डेमोक्रेसी मीन्स all the people have the power to elect their rulers. France. Now in France, the French Revolution of 1789 gave the ideas of the liberty, equality and the fraternity. These ideas inspired democracy all over the world. और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो भी किसके लिए हुआ था? मोनार्क के अगेंस्ट. जो अपनी पावरफुल मोनार्क के हाथ में पावर थी, वो अपना कंट्रोल कर रहा था, निरंकुश पावर थी, अपनी मनमर्जी कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था 1789 में. और उससे हमें 3 आइडियल्स मिले. दैट इज लिबर्टी मीन्स हमें सबको क्या चाहिए? आजादी. इक्वालिटी समानता चाहिए, सबको समान अधिकार चाहिए. एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन हम सब मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे. एंड these ideas inspired democracy all over the world. It means जो सभी डेमोक्रेसी हैं all over the world वो इन्हीं 3 आइडियल से इंस्पायर हुई है और उन्होंने जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इन्हीं के बेसिस पर दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया we have the 6 fundamental rights and they are based on this liberty, equality and fraternity. For example, हमें इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोट डालने का राइट है. सबको जो 18 ईयर से अबव एज का है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, रेस का हो, उसको वोट डालने का राइट है. लिबर्टी मीन्स सभी को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट मिला है. फ्रेटर्निटी मीन्स सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं. इसके अलावा हमें सभी को काम करने के राइट, सारे जो राइट्स मिले हैं, दीज आर बेसिस ऑन दिस 3 आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड phase of the democracy. Third phase democracy in the contemporary world. तो हमारे वर्ल्ड की 2 वर्ल्ड वॉर हुई है. दैट इज इन 1914 से 1919 तक and 1939 to 1945. And this period from the 1919 to 1939 was referred to as the temporary victory of the democracy in Europe, especially in the countries like France and Germany. तो इस तरह की जो 1919 से लेके यहाँ तक का टाइम है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम था कि हमें लगा कि हम डेमोक्रेसी की जीत हो रही है, डेमोक्रेसी एक अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है. बट इन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 में एक बहुत ज्यादा बड़ा डिप्रेशन आ गया, यानी पूरी इकोनॉमी में मंदी छा गई, सारे काम धंधे बंद होने शुरू हो गए, लोगों के पास काम काज नहीं था. धीरे धीरे इकोनॉमी
डिप्रेशन में जाती जा रही थी, तो लोगों ने इसका ब्लेम किसको दिया? डेमोक्रेसी को, कि अगर उस टाइम डेमोक्रेसी ना होती, किसी एक का रूल होता, तो डिक्टेटरशिप होती, यानी किसी एक के हाथ में पावर होती, तो इस तरह की मंदी का सामना नहीं करना पड़ता। But the Second World War ended with the victory for the democracy in Western Europe, where representative government were established based on the general will of their people. But जो Second World War जब end हुई, तो डेमोक्रेसी की विक्ट्री हुई, एंड उसके बाद इस तरह की गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, मींस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो लोगों के बिहाफ पर रूल करेंगे, उनकी तरफ से रूल करेंगे। However, the countries of the Central and the Eastern Europe become undemocratic. पर कुछ कंट्रीज जो यूरोप की थी वो अनडेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं थी। Soviet satellite states. In Southern Europe, a number of right-wing authoritarian dictatorship continued. पर कुछ एरिया में अभी भी डिक्टेटरशिप कंटिन्यू थी। In the Southeast Asia, political division in the both Korea and Vietnam escalated into wars. साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ? पॉलिटिकल डिवीजन, कोरिया और वियतनाम के बीच में दोनों का बंटवारा हुआ, जिस कारण उनके बीच में वार शुरू होगी। Various political powers like Western Bloc, China, Soviet Union were at rivalry. वो एक दूसरे के, चाइना ये सब पावर एक दूसरे के अगेंस्ट थी, टू गेन द अपर हैंड ओवर दिस रीजन, और कोरिया और वियतनाम इस एरिया पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। Thus, interest of the both democratic and non-democratic forces clashed in both these countries. तो इन कंट्रीज को लेके डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में क्लैश मींस वार्स शुरू हो गए। New waves of democracy swept across Europe in 1970 and late 1980 when representative governments were instituted in the southern and the central and the eastern nation of the Europe. पर 1970 तक और 1980 तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट साउथर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप एरियाज में ज्यादा पॉपुलर हो गई। क्लियर अबाउट दैट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द democracy. Types of democracy. From the historical point of view, there are two types of democracy. That is direct democracy and indirect democracy. Democracy दो तरीके होती है, direct and indirect. What is the difference between them? It is the oldest and the real form of democracy. It is still practiced in the Switzerland. In this type of democracy, people directly participate in managing the state affairs. Direct democracy क्या होती है? जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी स्टेट के अफेयर्स होते हैं, कौन से रूल्स बने, कैसी प्लानिंग होगी, क्या एम होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसले लिए जाते हैं, कुछ लोग सब इकट्ठे होते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और ये उन एरिया में पॉसिबल होती है दी सिटी स्टेट हैड अ स्मॉल पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, एंड ऑल द अडल्ट सिटीजन कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सभी जो अडल्ट सिटीजन है जिनकी एज होती है जो वोट के लिए है उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते, तो सभी सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट एट प्रेजेंट these city state have given way to nation state and because of the immense increase in the population, पर अभी आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब तो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, तो सभी लोग इकट्ठे एक जगह बैठकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और सेकंड, जो कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, या फिर उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। दैट इज वाई second form of democracy, that is indirect democracy, is most popular. Indirect democracy, it is also called the representative democracy. इसको हम representative democracy भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम सभी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। सभी लोग क्या करते हैं, जिनकी एज वोट के लिए होती है, अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव on the basis of universal adult franchise. Universal adult franchise means सभी को बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट डालने का
राइट मिल जाता है। थ्रू दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग देयर पावर। इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, और हम सारी पावर इनको दे देते हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को। Indirect democracy is prevalent in the countries like India, England, USA and France. और इंडिया में भी, इंग्लैंड, यूएसए में, फ्रांस और मोस्ट ऑफ द मैनी कंट्रीज indirect democracy is popular these days. The first feature of democracy is liberty. Liberty means freedom. It is an essential feature of democracy across the world. In a democratic government, citizens are free to express their opinion, practice any religion of their choice, and even question the government. What is the meaning of this line? It means अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स अगर आपके पास फ्रीडम है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी सिटीजन्स के पास राइट होता है अपनी ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस करने का बिना किसी डर के। एंड दे कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइव फॉर पर्सनल बेटरमेंट, और अगर आपके पास लिबर्टी है तो आपको अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के चांसेस भी मिलते हैं। एंड सेकंड फीचर इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। In a democracy, equality or equal status is given to all the citizens without any discrimination. Every citizen has been granted equal political, economic and civil rights. अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो सभी जो सिटीजन्स हैं सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बिना किसी भेदभाव के। उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन्स वोट डालने का राइट मिला हुआ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक, काम करने का अधिकार है, कोई भी काम को वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। सिविल राइट्स मीन्स वो किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। Each individual in a democratic government promotes mutual love and respect in the different communities. Fraternity promotes national unity. What is the meaning of this? Fraternity means अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो सभी सिटीजन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एक दूसरी कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी से क्या होता है, नेशनल यूनिटी में इंक्रीज होती है, वो स्ट्रेंथन बनती है। नेक्स्ट फीचर इज रेगुलर इलेक्शंस। Free, fair and regular elections strengthen the democracy from the grassroots level. Administration democracy is run by the representatives elected by the people either directly or indirectly. अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन कंपल्सरी है बिकॉज दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल मीन्स यहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। Administration in democracy is run by the representatives elected by the people. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्लानिंग्स होती हैं इन द डेमोक्रेसीज, दैट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव लोग इलेक्ट करते हैं उनके द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चलाई जाती है। रूल ऑफ मेजॉरिटी। Next feature of the democracy. It is an essential feature of democracy. In a general elections, the party that gets a clear majority forms and run the government. However, it does not mean that the interest of the minority is not safeguarded. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट
फॉर्म करती है और गवर्नमेंट रन करती है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि माइनॉरिटी सेक्शन के जो इंटरेस्ट है उनकी जो इच्छाओं की अवहेलना की जाए या उनको ना देखा जाए। Next feature is rule of law. In a democracy, the administration is not carried out on the wishes of any particular individual or a group of individual. जब डेमोक्रेसी है तो वहां पर जो रूल होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग नहीं होता कि हम उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस करते रहे, बट अकॉर्डिंग टू सम फिक्स लॉज, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो कि पहले ही बनाए जा चुके हैं, एंड दैट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर सुप्रीम, जो सबसे ऊपर है। एवरी इंडिविजुअल हुएवर he or she may be equal before the law. कोई भी इंडिविजुअल, छोटा है, बड़ा है, रिच है, पुअर है, all are equal before the. Next feature is people are sovereign. In a democracy, people are sovereign. The power rests in their hands. Government has to be answerable to the people because it uses its power on their behalf. People are sovereign means वहां पर डेमोक्रेसी में लोग सबसे ऊपर हैं, क्योंकि सारी पावर इनके हाथों में ही होती है। वो कभी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्शंस। गवर्नमेंट हैज टू बी आंसरेबल टू द पीपल, और लोगों को जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाती है। क्यों? बिकॉज इट यूजेस अ पावर ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि जो पावर गवर्नमेंट को मिली है वो लोगों ने ही उन्हें दी है, तो उसे लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा कि वो कौन सा काम क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। नेक्स्ट फीचर इज बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इन ए डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंट एंड रेवोल्यूशनरी मीन्स। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, either to change the government or to express the opposition. अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश की जाती है। इसका क्या मीनिंग है? तो हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ना कि वायलेंस, दंगे करते हैं या हिंसा करते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं होता। अगर बाय चांस हमने गवर्नमेंट को भी चेंज करना है या उसके अगेंस्ट अपने व्यूज देने हैं, तब भी हम उसको पीसफुली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हम अपने व्यूज उसके अगेंस्ट मीडिया के थ्रू दे सकते हैं, ना कि हम उसके अगेंस्ट वायलेंस करेंगे। क्लियर? तो दीज आर द सम बेसिक फीचर्स ऑफ दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इक्वालिटी. The word equality means equal treatment without any discrimination based on caste, creed, religion, sex, etc. Equality का मीनिंग है कि सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन में, बिना किसी भेदभाव के। ना तो उनके साथ कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। Although the Indian Constitution provides equality to all the citizens, yet inequalities are prevailed. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें सभी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, वी आर, बट फिर भी कुछ इनक्वालिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, आवर सोसाइटी इज स्टिल कास्ट रिटर्न, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी कास्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, विच हैम्पर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसके कारण पॉलिटिकल इक्वालिटी लोगों को नहीं मिलती और ना ही उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलती, इकोनॉमिक काम करने की, और पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चाहे इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार, ये उनको नहीं मिलते। We have the three types of equality. We need social equality, political equality, and the economic equality. Now we study all these equality. First, social equality. In the Indian society, some people are said to belong to a so-called dominant caste simply because they are born in the particular caste, while others are considered as so-called subordinate caste.
In order to solve such problems, we need to root our old prejudice. Apart from the constitutional provision, it is the duty of every citizen today to lend hand in making the society better and prosperous. कई बार हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोगों को आपस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दे बोर्न इन द हाई कास्ट एंड अदर आर पीपल बोर्न इन द सबऑर्डिनेट कास्ट. तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. जो हाई कास्ट होती है लोअर कास्ट को डोमिनेट करने की कोशिश करती है. इससे क्या प्रॉब्लम पैदा हो जाती है? प्रेजुडाइसिस की. मींस हम कई लोगों को भी कास्ट के अकॉर्डिंग, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स दिए हैं. सोशल वी आर इक्वल. तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरेज सिटीजन. तो हर एक सिटीजन की भी ये ड्यूटी है कि हम सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, प्रोस्पेरस बनाने के लिए इक्वलिटी मींस इक्वलिटी के लॉ के ऊपर काम करें. मींस सबको इक्वल माने. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी. The Constitution states that all Indian citizens have equal political rights. In this right, the Constitution has laid down many provisions to promote political equality among all the citizens. Constitution के अकॉर्डिंग सभी इंडियन सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं. इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी? कुछ प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने. दैट आर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल द सिटीजन्स who have attained the age of 18 years in India without any discrimination based on caste, breed, sex. Universal adult franchise means सभी लोगों को जिनकी एज 18 इयर्स या 18 इयर्स से ज्यादा हो जाती है, उन सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट डालने का राइट मिला हुआ है. क्लियर? सेकेंडली इट स्टेट्स दैट ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के आगे सभी लोग इक्वल हैं. लोग किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. सम लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू कॉमन मैन. चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कॉमन मैन, सबके लिए लॉ एक जैसा है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी. इफ रियल डेमोक्रेसी इज टू बी एस्टेब्लिश, अगर हमें सच में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विल हैव टू बी मिनिमाइज. तो हमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उनको हमें कम करना पड़ेगा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू its citizen. The government made efforts to minimize the economic inequalities in two ways. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल राइट्स दिए हैं और हमारी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस इनक्वालिटीज को दूर किया जा सके. कैसे दूर कर रही है? थ्रू द लॉज. उसने इसके लिए अलग अलग लॉज बनाए हैं कि सबके साथ इक्वल ट्रीट किया जाए. एंड द वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. और बहुत सी गवर्नमेंट ने स्कीम्स और प्रोग्राम बनाए हैं जिससे हम इकोनॉमिक इनक्वालिटी को दूर कर सकें. द गवर्नमेंट इज मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो. तो गरीबी को खत्म करने की कोशिश कर रही है. तो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है? सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अधिकार मिले, सभी लोगों को काम करने का राइट मिले. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इक्वालिटी. One such welfare program is midday meal scheme. Midday meal which was implemented in 2001 in Tamil Nadu. तो इसके लिए सबसे पहला प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 2001 में इन तमिलनाडु. दैट इज मिड डे मील स्कीम. इसका पर्पस क्या था? द मेन मोटिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड फूड टू द अंडर नरिश चिल्ड्रन. अंडर नरिश मीन्स जिनको पूरी डाइट नहीं मिलती. द वीक चिल्ड्रन, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना. द मेन मोटिव ऑफ दिस स्कीम. This scheme has worked well and as a result there is a decrease in the dropout rate of children and more enrollment. इस स्कीम का अच्छा प्रभाव हुआ. कैसे? इससे जो बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते थे वो
छोड़ना बंद हुआ, उनकी रेशो कम होगी एंड मोर एनरोलमेंट, और ज्यादा बच्चों ने स्कूल में आना शुरू कर दिया. क्लियर? Moreover, intermingling at meal times has helped in the reduction of the caste prejudice. जब हम सब बच्चे इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं, इससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कम होती है. Clear? Being encouraged by its success, the Supreme Court of India has ordered the state government to implement this scheme. जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस स्कीम से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए डिफरेंट अपनी अपनी स्टेट में. क्लियर? दीज आर द डिफरेंट की फीचर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक equality. I hope all of you understand about this. In the next video, we will study about the issue of equality in other democracy and how the decision making process is done in the democracy. Thank you for watching the video.